हेलो एवरीवन। तो आज इस लेक्चर में हम लोग लगभग इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिसमें हम लोग जो कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शंस हैं उनके बारे में जानेंगे, जिनको कॉमन तौर पे थोड़ा बहुत कुछ उसमें इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जिस पर क्वेश्चन बनते हैं। और इसी क्रम में सबसे पहले हम लोग इस ऑर्डर लेके चलेंगे। पीरियोडिक फंक्शन, मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर, लीस्ट इंटीजर भी होता है, सिग्नम फंक्शन भी होता है। तो छोटी छोटी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो हमारे इनवर्स हैं, ठीक है, इनवर्स का भी बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, खैर उस पर बात करेंगे। वो एक तरह से ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी आता है और यहाँ भी हम लोग उसकी बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो भी चीज़ें और फंक्शन में हैं वो इस लेक्चर में कवर की जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भाई देखो पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। देखो, अगर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है, मान लो हमारा fx एक फंक्शन है और t एक वैल्यू है जो अपने टाइप की सबसे छोटी वैल्यू है, ठीक है। और किस तरह की वैल्यू है कि अगर हम फंक्शन में x के जगह पर x प्लस टी रखें तब भी वही आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि fx क्या होगा, देन fx इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। तब हम बोलेंगे कि भाई fx हमारा क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। और t इसका पीरियड। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम यहां पर एक फंक्शन लेते हैं जहां पर इस चीज को हम लोग थोड़ा वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने एग्जाम्पल लिया और एग्जाम्पल हमने ले लिया है साइन एक्स का, सबसे छोटा होता है। या साइन एक्स ही क्यों, हमने मान लो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ही ले लिया, ठीक। तो हम अगर यहां पर ऐसा लिख दें कि x प्लस टू पाई, तो हम जानते हैं कि ये साइन भी x प्लस टू पाई या टू पाई प्लस एक्स लिखा जाएगा। तो साइन अगर टू पाई प्लस एक्स लिखा जाएगा तो साइन एक्स ही होगा। इसी प्रकार से कॉस टू पाई प्लस एक्स भी कॉस एक्स होगा। मतलब ये जो आया ये आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यानी क्या आ गया, एफ एक्स ही आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि पीरियोडिक हो गया। लेकिन एक बात और है, जो में लीस्ट शब्द जुड़ा हुआ है, लीस्ट का मतलब छोटे से छोटा। अगर आप देखोगे तो इसमें अगर मैं टू पाई के जगह पर चार पाई भी ऐड कर दूं तब भी क्या आएगा, चार पाई प्लस थीटा फोर, मतलब पाई में दो टू पाई का मल्टीपल प्लस थीटा करोगे, चाहे फोर पाई प्लस थीटा, सिक्स पाई प्लस थीटा, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, वही आ जाएगा। मतलब यहां पे फोर पाई प्लस एक्स रखेंगे तब भी साइन एक्स आएगा, ठीक है। और यहां भी चार पाई प्लस एक्स रखें कॉस एक्स तब भी एफ एक्स आ गया। तो यहीं पर इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि भाई पीरियड इसका ये प्रॉपर्टी तो फोर पाई भी संतुष्ट कर रहा है कि x प्लस फोर पाई भी एफ एक्स आ रहा है, x प्लस दो पाई भी एफ एक्स आ रहा है, लेकिन दो पाई छोटा है, इसलिए इस फंक्शन का पीरियड हो जाएगा दो पाई, ठीक है। अब इसमें पीरियोडिक फंक्शंस के बारे में इतना समझिए कि वो फंक्शन है जो एक निश्चित इंटरवल के बाद, एक निश्चित अंतराल के बाद अपने मान को दोहराने लगते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं उदाहरण लूं तो अगर आप बेसिक फंक्शन की बात है, मूल फंक्शंस जो होते हैं, ये जो छह हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं, वो हमारे पीरियोडिक होते हैं, ठीक है। कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में, साइन एक्स, ठीक है, कॉस एक्स, tan x, cot x,
और sec x और cosec x। ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि ये पीरियोडिक होते हैं और इनका जो पीरियड है वो, ये जो चार फंक्शन मैंने लिखा है इनका पीरियड 2 पाई होता है और tan और cot का पीरियड पाई होता है। इसके अलावा जो हमारा एक मात्र फंक्शन पीरियोडिक है इनके अलावा वो कहलाता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। उसके बारे में फिर हम एक बार चर्चा करेंगे। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ये फंक्शन पीरियोडिक होता है। इसको हम लोग लिखते हैं इस सिंबल में। इसका अर्थ होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो अभी इसके बारे में और विधिवत हम लोग वहां पर लिखेंगे, लेकिन फिर भी ये समझ लो कि ये वाला जो टर्म होता है जिसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये पीरियोडिक होता है और इसका पीरियड होता है 1। और वो कैसे, मैं अभी इसकी डेफिनेशन से इसके बारे में आपको विधिवत समझाऊंगा कि देखो कि ये वाला फंक्शन हमारा किस तरह से पीरियोडिक होता है। ठीक है, अब इसके बारे में और डिस्क्रिप्शन करने की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ जरूरी नहीं कि आपको sin x और cos x का ही पूछ लिया जाए, अलग अलग तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये मूल फंक्शन तो हमने आपको बता दिए। ठीक है, अब यहां पर विशेष तौर पे पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के बारे में समझ लिया जाए, फिर हम लोग इस बात को और आगे बढ़ाते हैं। अब प्रश्न ये है कि अगर ये साइन और कॉस ना होकर इनका कोई पावर आ जाए, मतलब इन्हीं फंक्शंस का कोई पावर लगा दिया जाए, ठीक है, तो क्या फर्क पड़ेगा। देखो यहां पर क्या है कि साइन कॉस सेक और कोसेक इनका तो पीरियड एक ही 2 पाई। फिर मैंने लिख दिया tan और cot x। अब मैं कहता हूं कि भाई इन पर कोई पावर लगा हुआ, जैसे स्क्वायर क्यूब, मैंने यहां पे n लिख दिया। n यहां पर कोई भी इंटीजर है। तो अब इसमें क्या होता है कि अगर इनका ये जो पावर है ये इवन या ऑड है, इसके आधार पर इनका पीरियड वेरी करता है। कैसे? अब जैसे मान लो यहां पर पहला केस हो जाए इन चारों के लिए, अगर n की वैल्यू इवन हो जाए तो इन सभी का पीरियड जो आपने 2 पाई पढ़ा है वो पाई रह जाता है। ठीक है, और अगर यहां पर n की वैल्यू ऑड है तो इसका पीरियड क्या हो जाता है 2 पाई, मतलब जो था वही रहेगा। तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पर ऑड पावर रख रहे हैं तो उसका जो है तो उसका पीरियड इन चारों में पाई रह जा रहा है और बाकी ऑड पर कोई असर नहीं। यहां पर कुछ भी पावर हो, इवन या ऑड या दोनों ही स्थिति में ये आपका पाई ही रहेगा, चाहे n की वैल्यू चाहे इवन हो या ऑड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, किसी भी इंटीजर के लिए वही रहेगा। तो ये तो हमने समझ लिया कि भाई पावर अगर इनके ऊपर आएगा तो हम कैसे बताएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में इसके कुछ और पॉइंट्स पर फोकस करते हैं। कई बार हमें ऐसे फंक्शन मिलते हैं जहां पर पावर तो नहीं होगा लेकिन एंगल में कुछ मल्टीप्लाई होगा। जैसे पूछा जाए कि भाई साइन 6x है तो इसका पीरियड क्या होगा। ठीक है, तो साइन 6x है तो इसका पीरियड क्या होगा। इसके लिए हम एक जनरल सा, ये एक बार टीजीटी के एग्जाम्स में भी पूछा गया था। तो मान लो कोई पीरियोडिक फंक्शन है, मान लो कोई पीरियोडिक फंक्शन fx है। ठीक है, तो इफ fx इज पीरियोडिक विद पीरियड t, तो f(ax) का पीरियड क्या होगा, देन ये पूछा गया था।
देखो यहां पर अगर एफ एक्स पीरियोडिक था तो उसके एंगल में, मतलब जैसे साइन में एक्स, साइन एक्स पीरियोडिक है, साइन 2x, साइन 3x, ऐसा कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो, वो भी पीरियोडिक होगा। और उसका पीरियड कैसे निकलेगा? इस फार्मूले से, T/A। इस हिसाब से ये जो हमारा टर्म है इसका जो पीरियड होगा वो 2π/6, क्योंकि मूल फंक्शन जो है साइन उसका पीरियड 2π है, एंगल में यहां पर 6 मल्टीप्लाई है तो इसको 6 से डिवाइड कर देंगे, मतलब इसका उत्तर आ जाएगा π/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ मतलब कि आप किसी भी बेसिकली टिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का ही ज्यादा रोल है। बाकी मैंने पहले बताया कि अगर कहीं पे साथ में ग्रेटेस्ट इंटीजर भी आता उसका भी देख लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर इस तरह से हम लोग वर्क करते हैं। मैं इसमें एक और अलग से एग्जाम्पल जोड़ देता हूं। मान लो एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक फंक्शन दिया जाए जिसमें लिखा जाए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x, तो निश्चित रूप से जो इसका पीरियड होगा ये 1/2 हो जाएगा, क्योंकि पहले इसका ये 1 होता है, लेकिन चूंकि x का मल्टीपल 2 है तो इसका पीरियड 1/2 हो जाएगा। अभी इसको ग्राफ से भी चीजों को समझाएंगे। अब यहां पर ये होता है कि देखो जैसे मान लीजिए यहां तक तो ठीक है। अब अगर दो इस तरह का टर्म आता है और आपसे कहा जाता है कि ये बताओ कि अगर दो फंक्शन प्लस में है, ठीक है, या माइनस में है, ऐसे, या मान लो ये प्रोडक्ट में ही है या डिवीजन में है। ठीक है, अगर इस तरह वाला सवाल आएगा तो फिर इसका पीरियड कैसे निकलेगा? अभी ये मान के चलो कि ये दोनों ही पीरियोडिक हैं। अगर पीरियोडिक नहीं है तब तो फिर प्रश्न ही नहीं उठता है, दोनों में से सिर्फ एक ही पीरियोडिक है, तो फिर उस तरह का कोई मतलब नहीं है। वो तो हम डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं। अगर हम किसी नंबर पे डाउट होगा तो हम x प्लस उतना करके देखेंगे, अगर f(x) आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो नहीं पीरियोडिक है। तो यहां पर अगर ये मान लो कि f(x) का पीरियड अगर हमारे पास, मान लो ये पीरियोडिक है, इसका पीरियड आपको T1 मालूम है, इसका पीरियड आपको T2 मालूम है, तो इसका जो पीरियड होगा ये ऐसे निकलेगा, इसका पीरियड होगा T1 इंटरसेक्शन, सॉरी इसको एलसीएम लिखते हैं, इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ T1 एंड T2। ये आपको कार्य करना है कि इन दोनों का जो भी दोनों फंक्शन है उनके पीरियड का एलसीएम निकालेंगे, वही हमारा पीरियड होगा पूरे फंक्शन का। ठीक है, मैं इसका एक क्वेश्चन लेता हूं और आपसे पूछा जाए कि भाई आप बताओ कि पीरियड ऑफ साइन का पावर 4x प्लस tan स्क्वायर x क्या होगा। तो यहां पर हम कहेंगे कि भाई देखो ये जो पहला टर्म है साइन का पावर 4, इसके बारे में तो हमने जान लिया है कि ये साइन का 2π, लेकिन इवन पावर है तो इसका पीरियड हमारा पाई हो जाएगा। यहां पर इसका भी पीरियड आप निकालोगे तो ये भी बताया गया है कि इवन पावर है तो फर्क नहीं पड़ेगा, ऑड है तो भी नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो गया इन दोनों का एलसीएम, तो पाई और पाई का एलसीएम लोगे तो क्या होगा, पाई ही आएगा। 2 और 2 का एलसीएम 2 ही आएगा, लघुत्तम हमको चाहिए। अब अगर हम यहां पर प्रश्न को थोड़ा और बढ़ाते हैं और हम ये कहते हैं कि देखो यही काम करना है इस वाले न्यूमेरिकल के लिए, मान लीजिए हमने लिख दिया कि साइन 3x प्लस tan क्यूब का के साथ में हमने 4x ले लिया। तो हमने अभी यही सीखा है कि पीरियोडिक फंक्शन के पावर लगने पर भी ये क्या हो रहता है, पीरियोडिक ही होता है। और यहां पर जब
वही प्रॉपर्टी लगाएंगे पहले वाली, तो थोड़ा सा हमें अतिरिक्त सोचना पड़ेगा। कैसे? देखो इसका पीरियड क्या होगा, 2π/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2π/3। इसका पीरियड हो जाएगा आपका 3 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पाई का पाई, ये π/4 हो जाएगा। तो अब हमें यहां पर एलसीएम इसका लेना पड़ेगा, और वहां पर आपको थोड़ा सावधान रहना है कि 2π/3 और π/4 का एलसीएम क्या होगा। देखो पाई तो दोनों में है, पाई तो लघुत्तम में रहेगा ही। ये जो लिखी हुई संख्याएं हैं उनके लिए आप एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखिएगा कि जब भी इस तरह के फ्रैक्शन वाले टर्म आए तो वहां पर आपको एक फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। किस फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी? जिससे कि हम एलसीएम ज्ञात कर सकते फ्रैक्शन का। क्या फार्मूला है? अगर आपसे कहा जाता है कि एलसीएम ऑफ, मान लो A/B है, C/D है, या एक और भी E/F है, तो ये कैसे निकालोगे? इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो नीचे ऊपर वाले टर्म हैं उनका एलसीएम निकालना, एलसीएम ऑफ ACE, और नीचे लिखेंगे HCF ऑफ B, D और F। ये आपको कार्य करना है। तो ये काम हम यहां पे करेंगे तो क्या निकल के आएगा ये देखते हैं इस प्रश्न के रेफरेंस में। अब ये काम मान लीजिए आप करते हैं, तो मैंने यहां पर ये पहले ही लिख रखा है कि भाई पाई तो दोनों में होगा। अब बचा कौन सा? देखो 2/3, 2/3 इसके साथ है, और दूसरे वाले पाई के साथ क्या है? 1/4 है। ठीक है, इनका हमको क्या चाहिए? एलसीएम चाहिए। तो पहले ही आपको बताया गया है कि आप क्या करोगे, जो ऊपर वाले टर्म होंगे जैसे 2 और 1, इनका लघुत्तम निकालोगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। नीचे वाले जो अंक हैं 3 और 4 हैं, इनका HCF यानी कि महत्तम निकालोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो कुल मिला के कितना हुआ? 2 हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो पीरियड होगा ये 2π होगा। ठीक है, कभी कभी इतना सब कुछ जानने के बाद भी, मतलब ये मैंने बताया है कि भाई एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसका ध्यान रखेंगे, और बाकी मैंने ऐसा भी दिखाया कि सिंपल भी सवाल पूछे गए हैं, लेकिन यहां पर अभी भी थोड़ा बहुत एक कंफ्यूजन हो सकता है। मैं वो बता रहा हूं, इसका आखिरी पॉइंट है। देखो मैं अगर ऐसा क्वेश्चन लिखता हूं, मैंने यहां पर अगर लिख दिया कि साइन 2πx या 3πx मैंने लिख दिया, और प्लस यहां पर मैंने tan x लिख दिया, तो हम यहां पे देखेंगे भाई जो t1 है इसका तो 2π/3π, मतलब ये पाई पाई कैंसिल हुआ, ये तो 2/3 है। दूसरा जो है इसका तो सिर्फ पाई है। तो अब जब यहां पर आप इस तरीके से जो आपको बताया गया है कि इन दोनों संख्याओं का जब एलसीएम निकालने जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 2/3 एक रैशनल संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है, और पाई क्या होता? अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। जब छोटी क्लास में पढ़ाया जाता है तो एक अपरिमेय संख्या के उदाहरण के तौर पर क्या पढ़ाया जाता है? पाई को बताया जाता है कि देखो भाई पाई एक अपरिमेय और भी अपरिमेय होती है, √2 √3 से और भी तमाम बातें। तो वहां पर एक बात ये समझना है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का आप लघुत्तम ले ही नहीं सकते। ठीक है, तो क्या कहलाएगा कि ये हम परिभाषित ही नहीं कर सकते, मतलब अनडिफाइंड या अपरिभाषित नहीं ज्ञात कर सकते। प्रश्न अगर आएगा तो उसमें जो भी ऑप्शन होगा उसमें नन ऑफ दीज टिक करेंगे कि इनमें से कोई भी नहीं सच है। ठीक है,
इसके अतिरिक्त एक और तरह की अभी एक इंपॉर्टेंट बात हमको सीखनी है। देखिए इसमें क्या होता है कि एक स्पेशल केस इसमें होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो मतलब जो स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिकल जो उसमें कॉम्प्लीमेंट्री टाइप का इनका व्यवहार होता है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं तो ज्यादा स्पष्ट होगा। अगर मैंने यहां पर एक क्वेश्चन लिया कि fx की वैल्यू साइन का पावर 4x है प्लस कॉस का पावर 4x है, तो विशेष तौर पे मैं कॉम्प्लीमेंट्री ही कहने वहां जा रहा था, क्योंकि पाई बाय 2 माइनस एक्स करोगे तो आ जाएगा, और पाई बाय 2 माइनस एक्स करोगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री टाइप के फंक्शन है। इनमें देखना tan का पावर समान कर दिया, tan और cot का, sec और cosec का एक दूसरे में बदलने वाले हैं। तो यहां पर जो नियम है उसके हिसाब से तो ये कह रहा है कि देखो इसका पीरियड हो गया पाई, कोई भी इवन पावर है साइन या कॉस पर पाई होगा, तो इस हिसाब से अगर एलसीएम निकालोगे तो पाई और पाई का पाई। लेकिन ये है गलत, यहां पर गलती हो जाएगी अगर उस तरह से करेंगे। आपको ये चीज यहां ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो पीरियड को परिभाषित किया जाता है, ठीक है, तो इसमें ये होता है कि जो टी का मान कम से कम होना चाहिए, कि जो उस परिभाषा में फिट बैठे। क्या परिभाषा? जैसे अभी मैं x प्लस पाई करूंगा तो एफ एक्स आएगा, लेकिन यहां पर चूंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, तो अगर हम यहां पर x पाई बाय 2 प्लस एक्स करूं या x प्लस पाई बाय 2 कर दूं तब भी वही आएगा, और ये इससे छोटा है। तो यहां पर हमें ध्यान रखना है कि ऐसे केसेस में पाई के जगह पर पाई बाय 2, तो कैसे? देखो साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स होता है साइन एक्स, साइन 90 प्लस थीटा साइन थीटा होता है, और कॉस 90 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, लेकिन पावर इवन होने की वजह से वह समान आ जाएगा। तो यहां पर अगर मैं पाई बाय 2 जोड़ूंगा तो ये बनेगा कॉस का पावर 4x और यह बचेगा साइन का पावर 4x, मतलब है तो एफ एक्स ही, बस इधर उधर हो गए। तो ऐसे स्थिति में इसका वो आंसर गलत है, इसका पीरियड क्या होगा? पाई बाय 2। तो जब भी आपको साइन कॉस टैन कॉट इन सबके अगर पावर इवन आते हैं सेक कोसेक के, तो आप इस बात को थोड़ा सा दिमाग में रखना। अगर कहीं अच्छा सवाल कहीं बन गया तो आपको इसमें परेशानी हो सकती है, इसलिए इस बात को अच्छे से ध्यान रखेंगे। और इसके अतिरिक्त भी एक दो चीजों पर और मैं आपसे भी डिस्कस करने वाला हूं। देखो इसके अलावा इस तरह का एक और उदाहरण हो सकता है कि जैसे मैंने यहां पर ले लिया कि मैग्नीट्यूड साइन एक्स प्लस मैग्नीट्यूड कॉस एक्स, ठीक है। अब ये बात है कि मैंने मैग्नीट्यूड की बात नहीं बताई है, तो पहले मैं जरा मैग्नीट्यूड पर भी चर्चा कर लूं। देखिए एक तरह से मैग्नीट्यूड का वही मतलब निकलता है जो इवन पावर का निकलता है, ठीक है। तो इसलिए ये बात आप समझ लीजिए कि अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के ऊपर हम मॉड का साइन लगा दें, तो जैसे साइन हो गया या कॉस मैग्नीट्यूड एक्स हो गया या टैन मैग्नीट्यूड एक्स हो गया या फिर कॉट मैग्नीट्यूड एक्स हो गया और सेक एक्स का मैग्नीट्यूड हो गया या कोसेक एक्स का मैग्नीट्यूड हो गया, इन सभी का जो पीरियड होगा वो बिल्कुल फिक्स है, पाई ही रहेगा, ठीक है। ये हम थोड़ा अभी ग्राफ से भी समझाएंगे, बट ये बात दिमाग बैठा लीजिए कि इन सब का क्या होगा? पाई ही रहेगा, मतलब उसका व्यवहार वैसा जैसे इवन पावर में। और अगर पीछे जाके अभी देखना जो हमने पढ़ाया है, जितने भी इवन पावर है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के, सबका क्या आता है? पाई ही आता है, ठीक है। तो अब यहां पर ये तो पक्की बात हो गई कि भाई ये ठीक है, इसका पाई होगा और इसका भी पाई होगा, तो एलसीएम पाई हो जाना चाहिए, जो कि गलत है, ठीक है। क्योंकि वही समस्या यहां पर है कि साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स करोगे तो कॉस एक्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और वहां पर कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स करोगे, जैसे यहां पर अगर यहां पर आपको मैं दिखाऊं कि x प्लस पाई बाय 2 या पाई बाय 2 प्लस एक्स, तो ये साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स हुआ, इसका मैग्नीट्यूड प्लस
कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स का मैग्नीट्यूड, ऐसा हो गया। तो साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स कॉस एक्स हुआ, और cos पाई बाय 2 प्लस एक्स क्या हुआ, माइनस साइन एक्स हुआ। तो माइनस साइन का मैग्नीट्यूड प्लस साइन ही तो होता है, तो बात तो वही होगी। तो इसलिए यहां भी इसका पीरियड क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 हो जाएगा। तो स्पष्ट है, इवन पावर साइन कॉस का होगा या दोनों का मैग्नीट्यूड होगा प्लस में, ठीक है। तो वो हमेशा जो है वही कॉम्प्लीमेंट्री टाइप का इनका जो व्यवहार है, इस तरह के जो फंक्शन आएंगे उनका पीरियड पाई बाय 2 हो जाता है। लास्ट में इस चीज को एकदम और पुख्ता करने के लिए एक मैं और एग्जांपल देता हूं, उसके बाद में ये लगभग ये टॉपिक हमारे तरफ से कंप्लीट ही है, और प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन तो हम लोग इसको कराएंगे ही कराएंगे। मैं यहां पर लिखता हूं कि अगर मैंने लिख दिया होता कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का मैग्नीट्यूड साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ले लिया होता, तो क्या होता, ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा, क्योंकि अगर आप देखो पाई इसका पाई तो पाई दिख रहा है, लेकिन अगर वो वाली चीज लगाओगे तो यहां पे नहीं लगेगी, इसके बाहर साइन माइनस है ना। जैसे कि अगर आप यहां पे पाई बाय 2 प्लस एक्स करोगे तो बहुत सिंपल है कि साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स वो कॉस मैग्नीट्यूड एक्स आया, और ये आपका माइनस में साइन आया लेकिन मैग्नीट्यूड ले लिया प्लस हो गया, लेकिन इसके बाहर माइनस तो है, ये दोनों में अंतर है, ये एफ एक्स के बराबर नहीं आया। तो जब ये एफ एक्स के बराबर नहीं आया, इसका मतलब वो वाली प्रॉपर्टी यहां पर फिर नहीं लगेगी, पाई बाय 2 नहीं होगा, इसका मतलब इसका पीरियड पाई ही होगा, क्योंकि इसका पाई है और इसका पाई है, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, पाई आएगा। ठीक है, अब मैं जो है जैसे जैसे स्पेशल फंक्शंस के बारे में बताऊंगा, वैसे वैसे आपको पीरियोडिक होने का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं ट्रिग्नोमेट्री साइन का कॉस का ग्राफ दिखाऊंगा, स्क्वायर का दिखाऊंगा, तो वो सब उसके साथ साथ क्लियर हो जाएगा। तो जो हमारे स्पेशल टाइप के फंक्शंस हैं, उसमें मैंने पहले नंबर पर एक बार मैं फिर से चर्चा करूंगा कि मॉडुलस फंक्शन की, ठीक है, इसको एब्सोल्यूट भी फंक्शन कहते हैं। सामान्य रूप से हम मैग्नीट्यूड के अंदर कोई चीज आ जाए उसे हम लोग बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। जो बेसिक है ये हमने ले लिया मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स, ठीक। तो इसमें हमको ये देखने को मिलता है कि भाई देखो इसका जो डोमेन देखोगे तो डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है, डोमेन बेसिक पढ़ चुके हैं, कुछ भी एक्स रख सकते हो यहाँ पे, ना तो इन्फिनिट आएगा ना रूट के अंदर नेगेटिव आएगा। जो इसका रेंज आएगा वो रेंज हमेशा 0 या उससे ज्यादा कोई भी पॉजिटिव, ये तो हमको पहले से पता। हाँ, अब इसमें जो हम लोगों ने अभी बेसिक फंक्शंस पढ़े हैं उसके एक एक टर्म भी अप्लाई करके देख सकते हैं। जैसे पहले तो इसका आप जिन फंक्शंस के आप ग्राफ समझ सकते हैं वो आप समझ लीजिए, फ्यूचर में अलग अलग जगहों पे काम आएंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक चैप्टर की बात नहीं, पूरे कैलकुलस या अन्य जगहों पर जहां भी प्रयोग होता है उन सब पे चीज आती है। इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको विधिवत पढ़ते हैं, और जरूरत से ज़्यादा जितना एग्जाम में केवल टॉपिक पे सवाल आता उससे बहुत ज़्यादा समय भी खर्च करते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग हमें निरंतर मिलता रहेगा डिफरेंशिएशन में, लिमिट में, कंटिन्यूटी में, डिफरेंशियबिलिटी में। तो ये ग्राफ कैसे हमने बनाया, देखो इसका मतलब पहले भी शायद आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो देखो इस सिंबल का, इस चिन्ह का अर्थ ये है कि बाहर जो भी निकलेगा वो धनात्मक ही निकलेगा, है ना। 0 है तो खैर 0 हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि जो हमारा टर्म है, जो संख्या है, संख्या तो वही रहेगी लेकिन चिन्ह अगर ऋणात्मक है तब भी धनात्मक हो जाएगा, यही हमने यहां पर सीखा है। तो इसको हम लोग ऐसे परिभाषित करते हैं कि देखो जैसे मान लो -2 है तो बाहर +2 ही लिखते हो ना, यानी अगर कोई ऋणात्मक वैल्यू है तो क्या करना है, उसके सामने माइनस लगा देना है। -2 अगर इसके अंदर है तो बाहर -2 लिखना है, +2 लिखना है, इसका मतलब -2 +2 में कैसे बदला, उसके पहले एक और माइनस लगा दिया गया। इसी तरह से अगर पॉजिटिव है तो हम लोग कुछ भी नहीं करते, पॉजिटिव या 0, जैसे 2 है तो बाहर 2 लिख देंगे, 0 है तो 0 लिख देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा जो टर्म हो गया ये इस तरह से ये डिफाइन हो गया। अब अगर हम इसे ग्राफ बनाएं तो देखिए अगर x यहाँ x 0 है,
x की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका fx का मान x है, fx को आप y भी लिख सकते हैं, मतलब ये y इक्वल टू x वाली रेखा है जो 45 डिग्री का कोण इधर से बना रही है, क्योंकि fx को y लिख लिया। अगर पॉजिटिव जाओगे तो fx आएगा, x आएगा, इधर जाओगे तो ये वही रेखा है जिसको हम y इक्वल टू माइनस एक्स या fx इक्वल टू माइनस एक्स कहते हैं। इधर भी 45 डिग्री होता है, इसका कुल कोण इधर से 135 डिग्री होगा। अगर हम चाहें तो ये कह सकते हैं कि भाई वह रेखा है जिसका जो स्लोप होता है, प्रवणता होती है, वो -1, यानी ये एंगल कितना हो 135 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। और चूंकि हम 1 on 2 पढ़ चुके हैं तो on 2 का तो प्रश्न ही नहीं होगा, क्योंकि हम रेंज जब लिख चुके हैं तो on 2 तो डिपेंड करता है इस पर कि कोडोमेन क्या रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन हाँ, ये ग्राफ से साफ साफ दिख रहा है कि यह वाला ग्राफ हमारा क्या है, 1 नहीं है। ये वैसे भी हम देख सकते हैं कि जब +1 लेंगे तब भी बनाएगा, -1 लेंगे तब भी बनाएगा, या हम लोगों ने पढ़ा अगर x एक्सिस के पैरेलल कोई भी एक लाइन बनाए, ग्राफ को एक से अधिक पॉइंट पर कट करेगी तो ये क्या होगा, 1 नहीं होगा। तो ये 1 नहीं है, इसका ग्राफ भी ये बात को बता रहा है। अब इसमें जरूरी नहीं है कि मॉड में सिर्फ x ही रहे, कुछ और भी हो सकता। हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन साइन का भी मॉड पढ़ते हैं, या कोई क्वाड्रेटिक भी मॉड में हो सकता है। और एक इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए, ये जो नुकीला वाला पॉइंट है इसको कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, या ऐसे कह लीजिए कि जैसे देखिए फंक्शन का नेचर जहां पे बदल रहा है। देखिए इसके पहले क्या था कि फंक्शन कुछ और था, उसके बाद क्या हुआ, कुछ और हो गया। तो ये जो जिस भी ग्राफ में ये नुकीला वाला बिंदु बनता है, जैसे इस तरह से जहां पर बनता है, इसे कहते हैं ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिफरेंशियबिलिटी की जब बात आएगी वहां पे जरूरत पड़ेगी। कंटिन्यूअस तो हर जगह कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी आएगा, तो ग्राफ से देखते हैं ना, तो कहते हैं देखो भाई ग्राफ कहीं पर अगर टूटा नहीं, ग्राफ में ब्रेक पॉइंट नहीं, तो कंटिन्यूअस है। तो ये तो कंटिन्यूअस, आगे भी बढ़ाओगे बढ़ेगा, इधर भी जाओगे तब भी बढ़ता रहेगा। लेकिन जहां पर किसी ग्राफ में इस तरह पे शार्प चेंजेस होते हैं, नुकीले बिंदु होते हैं, उस पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 इसके लिए अब मॉड में कुछ और रहेगा तो उसका क्रिटिकल पॉइंट कुछ और आ जाएगा, मतलब अपने क्रिटिकल पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है। आगे कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में हम लोग पढ़ेंगे इसको। जैसे मैं एक और एग्जांपल अगर यहां पे जोड़ दूं और कह दूं कि एक मैंने क्वेश्चन ले लिया कि fx इक्वल टू मैग्नीट्यूड x माइनस 1, तो इसका जो क्रिटिकल पॉइंट होगा, इसका जो क्रिटिकल पॉइंट होगा वो कैसे मिलेगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा मैग्नीट्यूड x माइनस 1 को 0 रख के, मतलब x की वैल्यू 1 रखकर। यानी इसका ये 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया, 1 हो गया। बाकी वो जो भी मॉड के अंदर है उसके अकॉर्डिंग उसका क्रिटिकल पॉइंट मिलता जाएगा। अगर हम इस वाले फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ इसका 1 पर इस तरह की स्थिति आएगी, ये 0 है, ये 1 है, तो इसका ग्राफ 1 से ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, इस तरह से। यहां पे x इक्वल टू 1 पर ये इसकी स्थिति होगी। ठीक है, ठीक है ना। और भी वेरियस टाइप के, तो वो बहुत सारे प्रॉब्लम में जहां जैसा होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको समझते हैं। एक और फंक्शन होता है जिसको सिग्नम फंक्शन कहते हैं, या इसके अतिरिक्त मैं इसके ऊपर डोमेन और रेंज के कुछ सवाल आपको बताऊंगा। देखो ये जो फंक्शन होता है कि बेसिकली वो x अपान मैग्नीट्यूड x टाइप का होता है। देखो इसमें क्या करते हैं कि हम कहते हैं अगर कोई फंक्शन ऐसा हो कि जब x की वैल्यू पॉजिटिव ली जाए तो 1 हो, ठीक है, x की वैल्यू नेगेटिव ली जाए तो क्या हो जाए, x की वैल्यू नेगेटिव ली जाए तो -1 हो जाए, ठीक है, और x की वैल्यू 0 पर ये क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग एक नाम देते हैं कि भाई ये हमारा सिग्नम फंक्शन है। ये भी कभी कभी हमें जरूरत पड़ जाती है, ठीक है,
या हम इसको इसी प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये x अपान मैग्नीट्यूड x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, और इसको 0 लिखते हैं इफ x इक्वल टू 0। लेकिन बात वही है, देखो अब यहां पर ये समझो कि मैं अगर इसको दो भाग में करूं, है ना, तो x अपान मैग्नीट्यूड x में क्या होगा, देखो अगर x को हम पॉजिटिव लेंगे, जैसे मान लो +2 ले लिया तो ऊपर नीचे दोनों 2 1 आ जाएगा, और अगर हमने x की वैल्यू -2 ले लिया तो ऊपर तो -2 होगा, नीचे +2 हो जाएगा, तो क्या आएगा, -1 आएगा। तो वही है कि ये -1 आएगा अगर x लेस देन 0 है, ये 1 आएगा अगर x ग्रेटर देन क्या है, 0 है। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा सिग्नम फंक्शन है ऐसे भी बोला जा सकता है, या ऐसे भी बोला जा सकता है कि देखो ये फंक्शन जो है ये ऐसे भी लिखा जा सकता है कि fx की वैल्यू तीन तरह से लिखोगे, -1 x लेस देन 0, 0 इफ x इक्वल टू 0, 1 इफ x ग्रेटर देन 1 हो गया। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि भाई ये हमारा फंक्शन सिग्नम फंक्शन है। इसी के क्रम में मैं एक न्यूमेरिकल लिखता हूं और मैं आपसे पूछता हूं रेंज। ऐसे मैंने लिख दिया, इसकी रेंज निकालिए। ठीक है, तो इसकी ऐसी क्या विशेषता है जिससे हम इसका रेंज डायरेक्ट निकालने को जाएंगे तो निश्चित रूप से प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वैसे तो हमने पढ़ा है कि रेंज निकालने के लिए fx को y लो फिर x को फंक्शन ऑफ y बनाओ। दिक्कत कर रहा है यहाँ पे, तो हमें इतना अधिक सोचने की यहां आवश्यकता ही नहीं। देखिए ये जो बिंदु है, रेंज का मतलब है इसकी क्या क्या वैल्यू आ सकती है, तो यहां पर इसकी वैल्यू सिर्फ 2 आती है, x अपान मॉड x या तो +1 आएगा या -1, बीच में भी कुछ नहीं आएगा। ये -1 से 1 के बीच में नहीं, केवल ओनली +1 आएगा या -1 आएगा, और 0 पर ये परिभाषित ही नहीं, क्योंकि 0 इसके डोमेन में ही नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर आपको सिर्फ ये लिखना है कि भाई इसका जो रेंज होगा वो तो 2 ही वैल्यू आएगी। क्या आएगी, मैं सॉल्व करके देखता हूं। यहां पर ये -1 हुआ, एक बार -1 लोगे, है ना, तो एक बार -1 लोगे तो ये कितना हुआ, ये -1/2 + 3 यही हुआ, और एक बार ये +1 होगा तो 1/2 + 3 हो जाएगा। यही 2 वैल्यू तो आएंगी इसकी, क्योंकि 3 में तो कोई बदलाव हो नहीं सकता। तो -1/2 + 3 ये 5/2 आएगा, तो एक मान 5/2 आएगा और दूसरा मान 3 दूना 6 1 7/2 आएगा। इसी से मिलते जुलते तमाम प्रश्न भी बनाए जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जैसा भी अकॉर्डिंग होगा वो हम लोग देख सकते हैं, इतनी कोई इसमें समस्या नहीं है। ठीक है, अब इसी प्रकार से मैं ये बता सकता हूं जो मॉडुलस फंक्शन है उसके ऊपर कुछ और प्रश्न भी बन सकते हैं। मैं एक इनइक्वालिटी का सवाल आपको दूं कि 2x - 7 का मैग्नीट्यूड लेस देन 3 है, इसको हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब x का इंटरवल बताना है। तो हमेशा जो मॉडुलस का व्यवहार होता है वो एक, जैसे यहां पर मैं एक आपको इनइक्वालिटी लिख रहा हूं, ठीक है, कभी भी मॉड x अगर लेस देन या लेस देन आर इक्वल टू ए है तो इसका मतलब ये हुआ कि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -a होगा, और क्या होगा, लेस देन आर इक्वल टू। आप वेरीफाई भी कर सकते हो। अगर हमसे कह दिया कि मैग्नीट्यूड x का मान लेस देन आर इक्वल टू 5 होना चाहिए, तो फिर x क्या होगा, x -4 लेंगे तो मॉड 4 आएगा, वो भी 5 से कम है, +3 लेंगे वो भी आएगा, अगर यहाँ पर इक्वल भी तो -5 ले लेंगे तब भी 5 आ जाएगा, वो भी बराबर हो सकता, +5 लेंगे, लेकिन जैसे ही -5 से छोटा लेंगे -6, गलत हो जाएगा,
-6 का मॉड 6, वो 5 से कहाँ लेस होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। इसी तरह से अगर कभी भी मैग्नीट्यूड x मान लो ग्रेटर देन आर इक्वल टू आएगा, तो इसके दो कंडीशन हैं, आइदर x इज लेस देन आर इक्वल टू -a और x ग्रेटर देन आर इक्वल टू a, ठीक है। और आप इसको अगर किसी पुराने टर्म से देखेंगे तो आपने कभी अगर ये पढ़ा होगा कि x स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू a स्क्वायर, तो उसका भी निष्कर्ष यही निकलेगा। इसका भी मतलब होता है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू -a, लेस देन आर इक्वल टू a। इसी तरह से अगर x स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू a स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये होता है कि आइदर x इज लेस देन आर इक्वल टू -a और x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, मतलब ये दोनों समान चीज बता रहे हैं, ये दोनों समान चीज बता रहे हैं, ठीक है। तो जब भी हमें कोई ऐसा सवाल मिलने लगे कि जो मैग्नीट्यूड में हो लेस या ग्रेटर में, तो कोई परेशान होने की बात नहीं है, हम यहां पर उसी प्रकार से इसको कंटिन्यू करेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि 2x - 7 लेस देन 3 होगा या ग्रेटर देन -3 होगा, यही तो हुआ मतलब इसका। तो यहां पर अब आगे कोई समस्या नहीं, दोनों में 7 जोड़ दो, यहां पे 2x बचेगा और यहां पे 4 हो जाएगा और यहां पे 7 3 10 हो जाएगा, और x का मान फिर हो जाएगा ग्रेटर देन 2 और लेस देन 5। भाई 2 से भाग दे दिया और -7 हटाने के लिए सब में +7 ऐड कर दिया। कभी भी अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर तो हल्का सा निगाह, चूंकि ऑब्जेक्टिव में ऑप्शंस बहुत महत्व रखते हैं और कई बार हमारी सारी मेहनत भी बच जाती है, फिर भी यहां पर अगर हमें कोई भी डाउट हो तो हम चेक कर सकते हैं। 2 से बड़ी कोई 3 ले लिया है ना, 6 - 7 1 आएगा, ठीक है। 4 ले लिया, 8 में 7 का 1, मतलब संतुष्ट कर रहा है, ठीक है। यहां पर अगर हम यहां पर देखिए, यहां पर 2 लेंगे, 2 नहीं रखना है, 2 से ज्यादा रखना है, तो 4 में से 7 -3 तो +3 हो जाता, लेकिन हमने पहले उससे ग्रेटर ले रखा है, तो ये हमारा यहां पर इसका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, अब हम आते हैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो, जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है उसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि देखो, कोई भी संख्या है तो उसके 2 भाग किए जा सकते हैं, ठीक है। और ये जो है हम रेशनल संख्याओं की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक उसका इंटीग्रल पार्ट, दूसरा उसका फ्रैक्शनल पार्ट, इसी को हम लोग कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो ऊपर लिखा हुआ है। और इसी को हम लोग कहते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट। मतलब ये हुआ कि अगर यहां पे लिखा 2.7 तो 2 हो गया इसका इंटीग्रल पार्ट और 0.7 हो गया इसका फ्रैक्शनल पार्ट। इसीलिए अगर हम यहां पर -3.5 लिखते हैं तो इसको 2 भाग में तोड़ के लिखना है, ठीक है। -3.5 का इंटीग्रल पार्ट अलग और प्लस फ्रैक्शनल पार्ट अलग, ठीक है, प्लस करके लिखना है। तो इसको क्या लिखा जाएगा, -4 + 0.5, क्योंकि फिर तो -3 - 0.5 लिखो, धन में नहीं आ जाएगा, ऋण में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक फंक्शन को परिभाषित करते हैं जिसको कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मतलब आपको समझा दिया गया है, ठीक है। मतलब ये जो हमारा फंक्शन है, ठीक है, f(x) = इस तरह का सिंबल होगा और इसको परिभाषित कैसे करोगे, इसको ऐसे लिखोगे, इट इज
ऑलवेज एन इंटीजर, यह सदैव एक इंटीजर ही होगा, ठीक है, लेस देन, या तो x से लेस देन होगा या इक्वल टू x होगा, या तो उससे छोटा होगा या इसके बराबर। अर्थ मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पर लिखता हूं 3.7, तो बताइए 3.7 से जस्ट छोटा, मतलब 3.7 से नीचे आने पर जो पहले इंटीजर से मेरी मुलाकात होगी वो कौन सा है, 3 है। इसका मतलब इसके जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मान है 3.7 के, वो क्या होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने यहां पे -3.9 लिखा है या -3.1 लिखा है, तो इससे छोटा -3.1 से कम जाओगे ना तो ऋणात्मक है। ठीक है, नंबर लाइन पर पीछे जाएंगे तो क्या मिलेगा, -4 मिलेगा। ठीक है, तो यही बता रहा है कि देखो ये चिन्ह किसी भी संख्या पर आएगा, किसी भी वेरिएबल पर आएगा, मतलब वह इंटीजर ही आएगा, कुछ भी इसके अंदर हो, है ना। अगर वो इंटीजर वही लिख देना, तो अगर मान लीजिए ये 5 के ऊपर लगता है तो हमको कोई समस्या नहीं कि 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 हो गया, इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 है, जब वो पहले से ही पूर्णांक है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो गया। तो ये तो इसकी परिभाषा। इस हिसाब से अगर हम इसके डोमेन की बात करें तो इसका डोमेन जो होता है सेट ऑफ रियल नंबर, लेकिन जो रेंज होगा वो केवल सेट ऑफ इंटीजर होगा, क्योंकि पहले ही बता दिया गया कि भाई ये इंटीजर ही आएगा, तो फिर रेंज वही होता है, जो एफ का मान आता वही तो रेंज होता है। और जहां तक 1 1 की बात करें तो ये 1 1 नहीं होता है, और ऐसा समझने के बहुत सिंपल तरीके हैं, और हम इसके ग्राफ पर भी जाएंगे तो इसका ग्राफ जो होगा वो डिसकंटिन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल भी नहीं होता है, एंड नॉट डिफरेंशिएबल एट ऑल इंटीजर। किसी भी इंटीजर पर ना ही ये कंटिन्यूअस होगा और ना ही क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। इस बात की पुष्टि हम इसके ग्राफ से भी कर सकते हैं। और बाकी जो 1 1 वाले तो आसान है कि अगर आप x रखो, x के जगह पर 1 रखोगे तो 1 आएगा, 1.1 रखोगे तब भी 1 आएगा, क्योंकि 1.1 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा, 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं। तो ग्राफ ऐसे बनता है कि मैंने यहां पे x का मान 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, इस तरीके से -1 लिया, -2 लिया, -3 लिया। ठीक है, 1 2 3 इस तरह से जहां तक भी ले जाना चाहे। इस तरह से हमने कुछ पॉइंट मार्क कर दिए यहां पे। अब ग्राफ कैसे बनता है, देखो अगर आप x का मान 0 लोगे, ये ग्राफ किसका है, fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x का है, तो क्या होगा, 0 पर 0 आएगा, 0.1 पर भी 0 आएगा, 0.2 पर भी 0 आएगा, यहां तक कि 1.99 भी लेंगे तो भी क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे ही आप x की वैल्यू 1 लोगे तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 1 आएगा, और जैसे हम 2 लेंगे तो सीधे सीधे क्या आएगा, 2 आएगा, और 3 से कम कुछ भी रहेगा। फिर इस तरह से आप देख रहे हैं कि जितने भी इंटीजर पॉइंट हैं सब पर ग्राफ टूटा हुआ है, मतलब डिसकंटिन्यूअस है, जुड़ा तो है नहीं, यानी डिसकंटिन्यूअस है। और कोई भी फंक्शन अगर किसी भी बिंदु पर डिसकंटिन्यूअस है तो निश्चित बात है कि उस पर वो डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं, नॉट डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा फंक्शन है
ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस एंड नॉट डिफरेंशिएबल एट ऑल इंटीजर्स, है ना, सभी इंटीग्रल पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस और नॉट डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो इधर भी जाओगे तो ऐसे बनेगा, ये -1 लोगे तो -1, लेकिन बाकी उसके बीच में ऐसे बनेगा, -2 पर फिर -2 होगा बाकी। तो इस तरह से इसको कहते हैं भाई, ये देखो सीढ़ी जैसा ग्राफ बनता है, तो इसका एक नाम है स्टेप फंक्शन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये x के ऊपर ही ये ग्रेडियंट लगेगा, किसी के ऊपर भी हो सकता है, किसी फंक्शन के ऊपर भी हो सकता है, लेकिन यहां से हम इसके बेसिक की तुलना करते हैं। और जो इसके साथ में जो हमने एक और फंक्शन की बात की है, फ्रैक्शनल पार्ट की, तो मान लीजिए हमने इसको यहां पर ऐसे लिख दिया, जिसका मतलब है x माइनस ग्रेटेस्ट। इसके बारे में समझो, इसकी भी बहुत सी प्रॉपर्टी होती है। देखिए, इसकी सबसे पहली विशेषता यह है कि ये कभी 1 या उससे बड़ा नहीं होगा, 1 या उससे कम होगा, 0 या उससे बड़ा होगा, 1 से क्या होगा, कम होगा, ठीक है। यानी इसका जो डोमेन की बात करोगे तो इसका डोमेन तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर हो गया, लेकिन इसकी जो रेंज हो गई, ये हो गई हमारी 0 टू ओपन इंटरवल 1, ठीक है भाई, 1 तो कभी आएगा नहीं। तो इसमें ये है ना कि जैसे मैं कोई ऐसे एग्जांपल लूं, जैसे मैंने कहा कि ये बताओ 1 का इंटीग्रल फ्रैक्शनल पार्ट 0 हुआ, अगर हम कहेंगे 1.1 तो 1.1 का क्या होगा, 0.1 आ जाएगा, कोई फ्रैक्शन ही तो लिया जाएगा। 1.2 का 0.2 आ जाएगा, ठीक है, ऐसे निकल आएगा। लेकिन अगर नेगेटिव वाला है तो थोड़ा सावधान रहना, अगर -2.7 है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, ये बात तो पहले समझ लेना कि फ्रैक्शनल पार्ट को ऋणात्मक में नहीं बताना है ना। तो ये बताइए कि यहां पर क्या हो जाएगा, जैसे -2.7 को 2 भागों में तोड़ोगे, एक तुम्हारा क्या होगा, इंटीजर होगा, दूसरा प्लस में क्या होगा, फ्रैक्शन होगा। तो इसको 2 भाग में तोड़ेंगे तो ये -3 प्लस 0.3 लिखा जाएगा, तभी तो -2.7 आएगा। यानी इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो गया, 0.3 आ गया। ये है इसका उत्तर, ठीक है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो, 0.3। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, इसको हम एक फार्मूले में जोड़ देते हैं। अगर ऋणात्मक में कोई संख्या है तो लिखो 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, बात खत्म। मतलब वो जो ऋण में था उसको ऐसे लिखते, 1 माइनस 2.7 का फ्रैक्शनल पार्ट, तो 2.7 का 0.7 आए तो 1 में से 0.7 घटेगा तो 0.3 हो जाएगा। या आप जब भी इस पर बात करें तो आप समझ लेना, इसको 2 भाग में तोड़ना है, एक पूर्णांक प्लस दूसरा जो है फ्रैक्शन, ठीक है। अब हम इसके बारे में बात कर रहे थे, इसके ग्राफ को मैं आगे दिखा रहा हूं क्योंकि यहां पे जगह नहीं है। तो जब इसके ग्राफ की बात करेंगे, किसके लिए, fx इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के ग्राफ के लिए, तो इसके ग्राफ को पहले ही हम लोग जान चुके हैं, पीरियोडिक होता है, ठीक है। तो कैसे बनता, देखिए, यहां 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, इधर भी ले सकते हो, -1 -2, यहां पे मैंने 1 मार्क कर दिया, इससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं। 0 लेंगे तो 0 आएगा, 1.1 लेंगे तब भी 0.1 आएगा। मतलब जो पॉइंट में लोगे वही उसके फ्रैक्शनल पार्ट का मान होगा। लेकिन यहां तक तो ग्राफ जाएगा, लेकिन जैसे ही आप 1 लेंगे तो 1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर 1 तो पूर्णांक ही हो गया, फिर ऐसे यहां पर बनेगा, फिर ऐसे यहां पे बनेगा। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, इधर भी ऐसे ही कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि भाई इसका जो है फ्रैक्शनल जो पार्ट है वो एक ऐसा फंक्शन बन रहा है जो अपने आप को एक निश्चित अंतराल के बाद दोहरा रहा है। तो इसका पीरियड क्या हो गया, 1 हो गया। रेंज मैंने पहले लिख दिया, 1 1 है नहीं, जो कि स्पष्ट दिख रहा है कि ये 1 1
नहीं है, क्योंकि कोई भी लाइन x के समांतर बनाएंगे इसके ग्राफ को बहुत सारे बिंदुओं पर काटेगा। तो कल हम इस क्लास को फिर कंटिन्यू करेंगे और जितने भी बचे हुए फंक्शंस हैं उनको कल कवर किया जाएगा। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।